हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। क्रिमिनोलॉजी की इससे पहले वाले वीडियो सीरीज़ हमने वीडियो बनाया था एक, जिसमें वी एक्सप्लेन्ड द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। वो आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कंटिन्यूइंग दैट सीरीज़, अभी हम इसके स्कोप को डिस्कस करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को। ठीक है, कीपिंग इन माइंड ये स्कोप इसका हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका स्कोप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी पूछा गया है पास पेपर्स में। ठीक है, कमिंग टू द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इसको हाईलाइट कर देते हैं। द ट्रेडिशनल स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इनकम्पासेस 3 इंटरकनेक्टेड डोमेन्स। ठीक है, 3 इंटरकनेक्टेड डोमेन्स हैं जिसमें क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को समझा जा सकता है। ठीक है, these serve foundational pillars for analyzing unlawful conduct। जो भी अनलॉफुल कंडक्ट होगा उसको एनालाइज करने के लिए ये 3 फंडामेंटल पिलर्स को समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 पिलर्स ये वाले हैं। मैं इनको हाईलाइट दूसरे कलर से कर देता हूँ। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, क्रिमिनल एटियोलॉजी एंड पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, ये 3 डोमेन्स हैं जिनको हम समझेंगे तो हम जो क्रिमिनोलॉजी है उसके स्कोप को समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ पहला डोमेन या पिलर कह सकते हैं हम। इस पे आते हैं। अब इसमें क्या कोर एरिया ऑफ एकेडमिक फोकस क्या होता है डोमेन में, तो उसका ये होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग हाउ लॉज आर क्रिएटेड, कैसे लॉज बनाए जाते हैं। वाई सर्टेन बिहेवियर्स आर क्रिमिनलाइज्ड, कि सर्टेन बिहेवियर्स को ही क्यों क्रिमिनलाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को हार्म करना, क्रिमिनल इंटेंट, वो ही क्यों क्रिमिनलाइज किया गया है। सर्टेन बिहेवियर्स आर क्रिमिनलाइज्ड एंड हाउ लेजिस्लेटिव एजेंडाज रिफ्लेक्ट सोसाइटल और पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स, कि क्यों लेजिस्लेटिव एजेंडाज जो बनाए जाते हैं इनसे पॉलिटिकल पावर डायनामिक्स का पता चलता है। ठीक है, ये सोशियोलॉजी ऑफ लॉ पहला डोमेन है जिसमें क्रिमिनोलॉजी का स्कोप पता चलता है। नेक्स्ट हमारा डोमेन है क्रिमिनल एटियोलॉजी। क्रिमिनल एटियोलॉजी, अब इसमें क्या होता है, एनालाइजिंग, इसका फोकस क्या होता है, एनालाइजिंग द साइंटिफिक कॉजेज़ एंड ओरिजिन्स ऑफ क्राइम। एक क्रिमिनल एटियोलॉजी में किसी भी क्राइम के साइंटिफिक कॉजेज़ और उसकी ओरिजिन देखते हैं। मतलब कोई, फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चोर है तो वो चोरी कर क्यों रहा है, उसके पीछे साइंटिफिक कॉजेज़ को एनालाइज किया जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिप्टोमेनिया, कि उनके मतलब जो चोर होते हैं उनको एक अर्ज फील होती है, एक नीड फील होती है साइकोलॉजिकली, जो इन्हें फोर्स करती है टू स्टील समथिंग। उन्हें हम क्लिप्टोमेनियक्स कहते हैं, जो मतलब आउट ऑफ नेसेसिटी चोरी नहीं करते। ठीक है, ये एक साइंटिफिक कॉज हमने एक्सप्लेन कर दिया चोरी के पीछे। ये एक एग्जांपल था। ठीक है, और क्या करती है क्रिमिनल एटियोलॉजी, इट अटेम्प्ट्स टू आंसर व्हाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कमिट ऑफेंसेस, कि इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स ऑफेंसेस कमिट करते क्यों हैं। ये इनको समझने के लिए हम बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक प्रेशर्स को देखते हैं कि उनके बायोलॉजिकल प्रेशर्स कौन से हैं, इन्वायरमेंटल मतलब उनके आसपास चल क्या रहा होता है, और उन पे कौन से फाइनेंशियल बर्डन्स होते हैं। मतलब उनके, ये क्रिमिनल एटियोलॉजी मेनली फोकस करती है कॉजेज़ ऑफ क्राइम्स पे। समझ गए होंगे जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए कि उसके बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं क्रिमिनल एटियोलॉजी में। ये वाला डोमेन डिस्कस किया जाता है अपने क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है जो हमें एक्सप्लेन करती है क्रिमिनोलॉजी का स्कोप। ठीक है, अब इसमें क्या स्टडी किया जाता है, द स्टडी ऑफ पनिशमेंट्स, प्रिजन सिस्टम्स, करेक्शनल फैसिलिटीज़ एंड फिज़िकल, इमोशनल एंड सिस्टमेटिक इम्पैक्ट्स ऑफ क्राइम ऑन विक्टिम्स। देखें, जब एक क्राइम कमिट हो जाता है
किसी भी इंडिविजुअल से, चाहे वो जुवेनाइल हो, यंग हो, माइनर हो या अडल्ट हो, मेल हो, फीमेल हो, उसे हमारे जो करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी पूरी मोटिव, पहला मोटिव ये होता है कि उसे सोसाइटी में रीइंटीग्रेट किया जाए। ठीक है, जो भी उसकी पनिशमेंट हो उसे पनिशमेंट दी जाए, करेक्शनल मेजर्स दिए जाएँ और उसके बाद उसे सोसाइटी में रीइंटीग्रेट किया जाए ताकि वो सोसाइटी में ठीक तरीके से कंट्रीब्यूट करे और क्राइम से दूर रहे। ठीक है, तो ये पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी जो हैं ये स्टडी करती हैं जो भी मतलब पनिशमेंट्स होती हैं और प्रिजन सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो जुवेनाइल डिविएंट्स होते हैं, डेलिंक्वेंट्स होते हैं, जो यंग माइनर डिविएंट्स होते हैं, उनका प्रिजन सिस्टम अडल्ट प्रिजनर्स से, अडल्ट ऑफेंडर्स से डिफरेंट होता है। ठीक है, और करेक्शनल फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल कोई प्रोबेशन हो, कोई पेरोल हो और किसी को आफ्टर जो मतलब वो अपनी सज़ा काट के बाहर आते हैं तो भी उनको मॉनिटर किया जाता है और ताकि वो फिर से क्राइम की दुनिया में वापस ना चले जाएं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कवर हो जाता है अपने पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी वाली डोमेन में। ठीक है, उसके बाद जो विक्टिम्स होते हैं उनको, उनके ऊपर भी क्या क्राइम्स का फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट होता है उस वो भी इसमें स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई लूज़ अ लव्ड वन ड्यू टू अ बैंक रॉबरी, अगर बैंक रॉबरी में कोई मेरा अज़ीज़ जिसकी डेथ हो जाती है या फिर इंजरी हो जाती है, उसका मेरे ऊपर भी ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल असर पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी में स्टडी किया जाता है। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी एक वास्ट स्टडी है, एक वास्ट डिसिप्लिन है, इसीलिए ये क्राइम के रूट कॉजेज़ से लेके कैसे एक ऑफेंडर को सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना है या फिर कैसे एक इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करना है, फिर एक केस तैयार करना है और अगर जो ऑफेंडर है वो माइनर है या फिर साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, बायोलॉजिकली ठीक नहीं है या फिर उसके पीछे रूट कॉजेज़ कौन से हैं, आया वो गुर्बत की वजह से क्राइम कर रहा है या फिर आउट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी कर रहा है या फिर मतलब क्रिमिनल इंटेंट उसके पीछे है या नहीं है। मतलब सारी की सारी चीज़ें क्रिमिनोलॉजी में स्टडी की जाती हैं अंडर दीज 3 डोमेन्स। ठीक है, सबसे पहले लॉज बनाए जाते हैं, फिर देखा जाता है कि कौन लॉ को ब्रेक कर रहा है और क्या क्या कॉजेज़ हैं उसके क्राइम के पीछे, उसकी ओरिजिन क्या है। ठीक है, और फिर आती है हमारी लास्ट डोमेन जिसमें हम पनिशमेंट्स को स्टडी करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए कौन सी पनिशमेंट ठीक रहेगी। हीनियस क्राइम के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स होती हैं और मॉडरेट लेवल क्राइम्स के लिए डिफरेंट होती हैं। ऑब्वियसली यू कैन नॉट पनिश समवन who steals something and someone who kills another person equally, दोनों के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स होंगी। इसीलिए वी हैव डिवाइडेड द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इनटू दीज 3 डोमेन्स। ठीक है, होपफुली ये आपको जहन में बैठ गई होगी। अब आते हैं स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में क्रिमिनोलॉजी का क्या स्कोप है। तो पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी हैज़ ट्रांसिशन फ्राम अनमेप्ड सब फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी इनटू एन एसेंशियल एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन। ठीक है, पहले पाकिस्तान में ये सोशियोलॉजी की सब फील्ड हुआ करती थी, अनमेप्ड मतलब इतनी विजिबल नहीं थी, और उसके बाद ये इवॉल्व होके एक इसेंशियल एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया है, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन बन गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में ये डिस्कस किया है कि क्रिमिनोलॉजी खुद एक डायनामिक और इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और नेचर ऑफ क्राइम इन पाकिस्तान वो भी इवॉल्व कर रही है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं साइबर क्राइम्स, हम देखते हैं साइबर हरासमेंट से लेके कॉरपोरेट क्राइम्स और मुख्तलिफ़ किस्म की क्राइम्स जुराइम जो होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए जो क्रिमिनोलॉजी की डिसिप्लिन है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एक इसेंशियल एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया है ओवर द टाइम।
The scope of criminology within Pakistani socio-legal landscape is defined by several unique socio-political realities. आते हैं उन पे कौन कौन सी सोशो पोलिटिकल रियलिटीज़ हैं। पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसका भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा कि पाकिस्तान का ख़ुद का लीगल सिस्टम कैसा है। पाकिस्तान के लीगल सिस्टम में कॉलोनियल लेगेसी का बहुत बड़ा हमारा क्या कहते हैं एक इम्पैक्ट है, क्योंकि हमने जो हमारे शुरुआत वाले कानून थे, इवन फॉर दैट मैटर हमने इंडियन एक्ट ऑफ 1937 को भी हमने इनहेरिट ही किया था। तो उसमें काफ़ी सारे बायस्ड लॉज थे जो कि आर्केक थे, बहुत पुराने थे, इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते थे, फिर भी वो पाकिस्तान में चल रहे थे। ठीक है, पाकिस्तान इनहेरिटेड इट्स कोर क्रिमिनल जस्टिस फ्रेमवर्क्स फ्रॉम द ब्रिटिश राज। ठीक है, ब्रिटिश राज से हमने इनहेरिट किए थे जो कोर फंडामेंटल हमारे लॉज थे। स्पेसिफिकली द पाकिस्तान पीनल कोड जो था वो पीपीसी 1860 का था। ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद हो गया है 1947 में, पर हमारे पास काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान पीनल कोड 1860 वाला रहा था जो कि ब्रिटिश राज का था। इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी वाला भी वो हमारा 1898 का था जो ब्रिटिश राज से हमने इनहेरिट किया था। ठीक है, मूविंग अहेड, क्रिमिनोलॉजी इन पाकिस्तान क्रिटिकली एग्जामिन्स द फ्रिक्शन बिटवीन 19th सेंचुरी कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स। अब पाकिस्तान का जो क्रिमिनोलॉजी पाकिस्तान में पहली बात तो जो हमने कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स को इनहेरिट किया था और जो हमारी मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिकल बेसिस हैं वो इवॉल्व कर रही हैं, ये सब मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं, वो क्रिमिनोलॉजी स्टडी करती है पाकिस्तान के अंदर। इसीलिए पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि कॉम्प्लेक्स क्राइम्स कौन कौन से हैं। ये कॉरपोरेट क्राइम्स आ गए, कॉरपोरेट फ्रॉड्स आ गए, डिजिटल टेररिज्म आ गई और सिस्टमेटिक रूरल पॉवर्टी वगैरह वगैरह। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ पाकिस्तान के पीनल कोड में आती जा रही हैं और ये सब स्टडी करती है क्रिमिनोलॉजी। मूविंग अहेड, ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉ, फॉर्मल एंड इस्लामिक कस्टमरी लॉ। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ भी इम्प्लीमेंट हुआ है, पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी इम्प्लीमेंट हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं फॉर्मल पाकिस्तान में ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉ है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है तो उसकी फाउंडेशनल बेसिस जो हैं पाकिस्तान के आइन की, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं। इसीलिए पाकिस्तान के पास एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ लॉ है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि ये भी क्रिमिनोलॉजी ही स्टडी करती है, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आ सकती हैं या फिर कौन सी पुरानी चीज़ों पे काम करना है। उसका मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल जनरल ज़ियाउल हक ने हुदूद ऑर्डिनेंस दी थी, जिसमें उन्होंने इस्लामिक इंजंक्शंस को मैनिपुलेट करके, एक्सप्लॉइट करके ख़ुद के फेवर में टू लिमिट द पीपल, टू लिमिट वुमेन स्पेशली, उन्होंने ये हुदूद ऑर्डिनेंस दी थी। ठीक है, जिसमें औरत अगर फॉर एग्जांपल अगर एक रेप विक्टिम है तो वो तब तक अपने जस्टिस नहीं हासिल कर पाएगी जब तक वो अपना एविडेंस नहीं दे पाती, अपने विटनेसेस नहीं दे पाती। अगर वो विटनेसेस प्रोवाइड नहीं करेगी तो उसे कोड़ों या लेशेस की सज़ा उसे दी जाएगी अगर वो विटनेसेस प्रोवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये था हुदूद ऑर्डिनेंस जो ज़ियाउल हक ने दिया था। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे पास लॉज रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसास या दियत ऑर्डिनेंस। अब इसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल कि अगर मुझसे कोई कत्ल हो जाता है तो इस्लाम में यही होता है कि मैं उसकी दियत दे दूँ या फिर किसास दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं अगर पनिशमेंट एस्केप करना चाहता हूँ तो मैं थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट या मैं पैसे दे के अपनी जान छुड़ा सकता हूँ। इसे हम इस्लामिक टर्म्स में किसास या फिर दियत कहते हैं। ये आज भी मतलब ये एप्लीकेबल है, आज भी चलता है। ठीक है, ये सब के सब मतलब जो ड्यूअल हमारा सिस्टम है उसको रिफ़्लेक्ट करते हैं और ये क्रिमिनोलॉजी इन सब को क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं वो एनालाइज़ करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जिरगा और पंचायत भी होते हैं, ये रूरल एरियाज़ में होते हैं, बलूचिस्तान में आ गए और सिंध के कुछ एरियाज़ हो गए, साउथ पंजाब के अंदर आ गए।
केपीके के अंदर और स्वात के अंदर काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे जिरगा और पंचायत होती हैं, और वहीं पे ट्राइबल जस्टिस दी जाती है जो कि इनफॉर्मल होती है, ठीक है। और इसीलिए पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई है। और ये क्योंकि क्रिमिनोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं कि जैसे ये दियत ब्लड मनी, जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं ये एक्सप्लॉइट ना की जाएँ पावरफुल एक्टर्स से, ठीक है। कोई भी ऑब्वियसली अगर जैसे रिसेंटली भी काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हो गए हैं कि महंगी गाड़ियों वाले आके फुटपाथ पे लोगों पे गाड़ी चढ़ा जाते हैं, उनको मार देते हैं, उनके बाद उनको पैसे देके अपनी जान छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी जस्टिस सर्व हो जाती है, कभी नहीं होती। दिस इज़ वाई क्रिमिनोलॉजिस्ट एनालाइज के मतलब जस्टिस सर्व हो जाए, और दीज प्रोविजंस आर नॉट मैनिपुलेटेड बाय द पावरफुल एक्टर्स, ठीक है। उसके बाद भी एक और चीज़ है जो क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को पाकिस्तान के लिए एक्सप्लेन करती है, दैट इज़ यूनिक इंडिजिनस क्राइम टाइपोलॉजीज़। पाकिस्तान एक यूनिक पाकिस्तान में काफ़ी इंडिजिनस लोग रहते हैं मुख्तलिफ़ ओरिजिन से, जैसे सिंधी हो गए और बलूच हो गए, पंजाबी और पख्तून, ठीक है। ये डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं और मुख्तलिफ़ इनकी टाइपोलॉजीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कारोकारी, ये सिंध में ऑनर किलिंग्स का एक कस्टम है, एक टाइपोलॉजी है, और इनको स्टडी करने के लिए भी क्रिमिनोलॉजी की एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कारोकारी ऑनर किलिंग क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्ज़ाम्पल if an adult male or female is involved with another adult male or female sexually, तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और दे ट्राई टू पनिश देम ऑन देयर ओन, ठीक है। और उसके बाद इसको रोकने के लिए भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे कानून हैं, बट क्योंकि ये इंडिजिनस क्राइम टाइपोलॉजीज़ हैं तो इनको रोकना मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसीलिए क्रिमिनोलॉजी जो है it becomes very pivotal and significant in studying and preventing these type of indigenous typologies and crimes, ठीक है। ये मैंने इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब चलते हैं नीचे। हाँ, ये दूसरे मतलब टाइपोलॉजीज़ जैसे टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, ये भी पाकिस्तान में चलते हैं, और मुख्तलिफ़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसनेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और इसमें माफियाज़ वगैरह सिंडिकेट्स आ जाते हैं, या ड्रग ट्रैफिकिंग जो बॉर्डर पे होती हैं, क्रॉस बॉर्डर वाली, और स्मगलिंग आ जाती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ जाती है, जो कि मोस्टली अलोंग द बॉर्डर ऑफ अफ़गानिस्तान होती हैं, ठीक है। और इनको भी क्रिमिनोलॉजी स्टडी करती है, जो कि पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है। और अर्बनाइजेशन, इन्फ्लेशन एंड सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेंस। अब ये सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेंस जब भी बढ़ते हैं, वेन एवर दीज आर हाइटेंड और एस्केलेटेड, तो ये ऑफन टाइम्स क्राइम को बढ़ाते हैं। दीज लीड टू द एनहांसमेंट और इंक्रीज इन क्राइम रेट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची एक हाईली अर्बनाइज्ड सिटी है, बहुत ही बड़ा कमर्शियल हब है, इसीलिए उसमें मेट्रोपॉलिटन हब्स लाइक कराची, लाहौर एंड फैसलाबाद में, यहाँ पे कराची का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है, इसीलिए वहाँ पे रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। तो वहाँ पे के स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, बहुत मतलब वहाँ पे चूँकि डिफरेंट एथनिसिटीज़ भी रहती हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द people of Karachi and organizations and institutions to prevent street crimes. आए दिन हम देखते हैं कि वहाँ पे मोबाइल की चोरी, बाइक्स की चोरी, पेटी क्राइम्स जिन्हें हम कहते हैं इन क्रिमिनोलॉजिकल टर्म्स, पेटी थेफ्ट और पेटी क्राइम्स, तो उनमें बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
ठीक है। और अर्बनाइजेशन, इन्फ्लेशन और सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेंस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे गैंग वॉरफेयर भी कराची ने देखा है, और प्रॉपर्टी थेफ्ट के भी रिकरेंट और फ्रीक्वेंट जो है इंसिडेंट्स होते हैं। अब यहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, अर्बन माइग्रेशन, हाई इन्फ्लेशन, ये कुछ कॉजेज़ हैं जो स्ट्रीट क्राइम्स में उसको उनको बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कॉजल एनालिसिस कह सकते हैं हम इसे। ये उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, डोमेस्टिक प्रायोरिटी एरियाज़ इन पाकिस्तानी क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी के। क्रिमिनोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी इम्पोर्टेंस हम जितनी ज़्यादा डाइवर्स करके लिखेंगे, जितनी ज़्यादा लिखेंगे उतनी कम है। और प्राइमरीली ये क्राइम्स को प्रिवेंट करने में, क्राइम्स को स्टडी करने में, और जो ऑफेंडर्स हैं उनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। दिस इज़ वाइटल टू द स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ फंक्शनल सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी होगी उसे उसको स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस प्रोवाइड करने में क्रिमिनोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? पहले तो क्रिमिनोलॉजी कैन प्रोवाइड इन इन्फॉर्मिंग पब्लिक एंड लीगल पॉलिसी। कोई भी रीजन होगा, उसके ट्रेंड्स को, वहाँ के लोगों के बिहेवियर को और पैटर्न्स को सब सारे के सारे स्टेटिस्टिकल डेटा को पढ़ के पूरी की पूरी लीगल पॉलिसी बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। एंड इट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर द लॉ मेकर्स, ठीक है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल माइंड, कि बंदा क्राइम कर क्यों रहा है, उसके पीछे कौन से रूट कॉजेज़ हैं, चाहे वो कोग्निटिव हों, इन्वायरमेंटल हों, या फिर मतलब कोई दूसरे हों, तो उनकी प्रोफाइलिंग कैसे करनी है, उनको उनके बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट कैसे करना है, क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं, इसीलिए क्रिमिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज़, वाई क्रिमिनोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज रिफॉर्मिंग जुडिशल एंड करेक्शनल सिस्टम्स। अब जुडिशल और करेक्शनल सिस्टम्स, क्योंकि क्राइम्स आए दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो जुडिशल सिस्टम्स और करेक्शनल सिस्टम्स को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो काफ़ी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो इन कैमरा होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं, तो ये एक किस्म की रिफॉर्म है जो आती जा रही है। इसीलिए क्रिमिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी ही इन सबको स्टडी करती है कि कैसे इनके सारे प्रोसेसेस होंगे और कैसे जो रिफॉर्म्स होंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब जो हाँ, ये रेस्टोरेटिव और रिहेबिलिटेटिव जस्टिस के कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको रेस्टोर करना है और उनको रिहेबिलिटेट करना है, ताकि वो सोसाइटी में रीइंटीग्रेट हो जाएं, और प्रिजन्स को करेक्शन सेंटर्स बना देना है, ना कि सज़ा खाना बनाना है। वहाँ पे अगर इंडिविजुअल्स जाएं तो वहाँ पे वो सीखें कि सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कैसे होना है और सोसाइटी में एक पॉजिटिव मेंबर बन के कैसे रहना है, ठीक है। पर हमारे पास ऐसे होता है कि जो भी एक बार जेल चला जाता है वो वहाँ पे क्राइम सीख के आता है, वो वहाँ पे करेक्शनल मेजर्स वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते, इसीलिए क्रिमिनोलॉजी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, एडिंग द लॉ इन्फोर्समेंट। अब लॉ इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्रिमिनोलॉजी उनको हेल्प करती है फॉरेंसिक्स में, एंड इन फिंगरप्रिंटिंग, फूड ट्रैकिंग। जहाँ सिंध में मतलब खोजी सिस्टम होता है जहाँ पे कुत्ते यूज़ किए जाते हैं, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी से प्रोवाइड की जाती हैं। दिस इज़ वाई क्रिमिनोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब कुछ फेमस कोट्स हैं जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर इन पे कुछ सवाल आ जाएं, ठीक है। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की बुक हाउस ऑफ द डेड की एक कोट है
जिसमें वो कहता है कि द डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन इन अ सोसाइटी कैन बी जज्ड बाय एंटरिंग इट्स प्रेजेंस। ये बहुत गहरी बात है कि आपको अगर किसी सिविलाइजेशन के बारे में पता करना है कि वो कितने सिविलाइज्ड हैं वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है, तो वो आप जान सकते हैं बाय एंटरिंग इट्स प्रेजेंस, बाय नोइंग दे हाउ दे ट्रीट देयर प्रिजनर्स। वो अपने प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ये देख के आपको पता चल जाएगा कि वो कितने सिविलाइज्ड हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। अब नेक्स्ट कोट है हमारी, द पीनल कोड इज़ ओनली द थर्मोमीटर। द पीनल कोड इज़ ओनली द थर्मोमीटर, इट रजिस्टर्स द डिग्री ऑफ अ डिजीज़ बट इट डज़ नॉट क्योर इट। क्रिमिनोलॉजी मस्ट फाइंड द क्योर। अब सिज़ारे लोम्ब्रोसो, इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। वो स्कूल ऑफ थॉट भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये कोट हम आपके लिए बेहतर होगा कि ये कोट्स याद कर लें, इम्पोर्टेंट है और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन में आपको निखार के लिखने में हेल्प करेंगी। सॉरी। नेक्स्ट कोट है हमारी, क्राइम इज़ कंटेजियस इफ द गवर्नमेंट बिकम्स लॉ ब्रेकर। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सॉरी। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स अ लॉ ब्रेकर it breeds contempt for law. It invites every man to become a law unto himself. It invites anarchy. और ये कौन कहता है? ये कहता है लुइस डी ब्रेंडिस। ये यूएस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, फॉर्मर। ये कुछ सोर्सेज हैं जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, एंड यू कैन साइट देम इन योर आंसर्स एज वेल। ठीक है, ये रिसर्च पेपर्स भी हैं, कुछ बुक्स का नाम भी हैं जो कि मैंने खुद पढ़े भी थे, एंड यू कैन साइट देम। इनको साइट करना, इनको मेंशन करना अपने पेपर्स में आपको एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। ठीक है, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर। और इसकी ये वीडियो भी मैं अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, और सी यू इन अनदर वीडियो।